नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मई 2023 का माह समाप्त हो चुका है और जून 2023 का महीना आपके जीवन में नई खुशियां, नया सवेरा, कुछ नए और सुखद परिवर्तन लेकर आ रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि जून 2023 में धन प्राप्ति के और धन संचय के क्या-क्या अवसर मिलने जा रहे हैं। परिवार, संतान, विवाह और भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से कैसा रहेगा आने वाला माह। यात्रा, देशाटन, देवदर्शन, धर्म, अध्यात्म की दृष्टि से जून 2023 कैसा रहेगा। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भाग्य, कर्म, पुरुषार्थ का कितना साथ मिलेगा आपको, इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली जून 2023। पहले ग्रह स्थितियों को समझते हैं। राशि के स्वामी हैं मंगल और मंगल का गोचर कुंडली के भाग्य भाव में शुक्र के साथ है और यहाँ पर मंगल शुक्र के साथ धन शक्ति योग बना रहे हैं। शनिदेव का गोचर आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में है और चतुर्थ भाव में शनिदेव 17 जून से वक्री हो रहे हैं और वक्री अवस्था में शनिदेव एक भाव पीछे का भी फल देंगे, यानी तीसरे भाव का भी फल प्रदान करेंगे। गुरु और राहु कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध और सूर्य का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में है। सूर्य 15 जून को राशि परिवर्तन करके अष्टम में आ जाएंगे और केतु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये हैं ग्रह स्थितियाँ। अब आइए इसी का विश्लेषण करते हैं। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है और वृश्चिक राशि के जातकों का स्वभाव मंगल के जैसा ही होता है, अदम्य साहस के धनी। वृश्चिक राशि के जातक ना तो किसी से डरते हैं, ना ही किसी से दबते हैं और अपना मार्ग स्वयं तय करते हैं। नेतृत्व का गुण, नेतृत्व की क्षमता इनमें जन्मजात होती है और स्वास्थ्य भी इनका बहुत अच्छा होता है। अब बात करें अगर जून महीने की, तो जून महीने में आपके लग्न के स्वामी मंगल भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल आपकी कुंडली में छठे भाव के भी स्वामी हैं। अब आप सोचिए कि अगर लग्न का स्वामी भाग्य के भाव में गोचर करे तो इससे अच्छी स्थिति आपके जीवन में कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप जो भी कार्य करेंगे वह आपके सारे कार्य आसानी से पूरे होंगे, क्योंकि भाग्य का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। मंगल और शुक्र धन शक्ति योग बना रहे हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि आप अपने पराक्रम, पुरुषार्थ और बल के प्रभाव से धन का अर्जन करेंगे। सूर्य कुंडली के दशम भाव के स्वामी हैं और मंगल के परम मित्र हैं। 15 जून तक सूर्य दशम भाव के स्वामी होकर के सप्तम में गोचर करेंगे, इसके बाद अष्टम में आ जाएंगे। सूर्य का गोचर सप्तम भाव में बहुत अच्छा माना गया है। केवल दाम्पत्य सुखों की दृष्टि से सूर्य का गोचर थोड़ा सा अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि सूर्य आपके अंदर अहंकार और ईगो डेवलप कर देते हैं। लेकिन इसके अलावा हर दृष्टि से सूर्य का गोचर सप्तम में अच्छा माना गया है। अब सप्तम में सूर्य हैं और दशम के स्वामी हैं। दशम भाव आपका कैरियर होता है, सप्तम भाव व्यापार को शो करता है। तो इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि इस समय आपके लिए व्यापार के क्षेत्र में असीम संभावनाएं बन रही हैं, चूँकि मंगल सूर्य के मित्र हैं और भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। आप जो भी कार्य व्यवसाय शुरू करेंगे या कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से सफलता मिलेगी। कुंडली का जो दशम भाव होता है ये गवर्नमेंट को शो करता है और इसके स्वामी हैं सूर्य। सूर्य स्वयं में राजा हैं और दशम भाव गवर्नमेंट के स्वामी हैं। तो सीधा सा अर्थ ये हुआ कि इस समय आपके लिए सरकार से
गवर्नमेंट से लाभ प्राप्त करने का प्रबल योग बनेगा और इसमें आपका भाग्य पूरी तरह से साथ देगा। आपको कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिल सकता है, किसी गवर्नमेंट योजना, सरकारी योजना का आपको लाभ मिल सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप स्वयं गवर्नमेंट का अंग बने, यानी आपका सिलेक्शन आईएएस आईपीएस में हो, सिविल सर्विसेज में हो। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है शनि का गोचर। शनि चतुर्थ में है, दशम पर दृष्टि डाल रहे हैं, दशम के स्वामी सूर्य हैं। जब भी सूर्य और शनि का संबंध बनता है, राजनीति से जुड़े हुए जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ होता है वो समय। जून 2023 में शनि चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव होता है राज सिंहासन का, और राज सिंहासन के भाव में शनि बैठे हैं, दशम पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये समय जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। बात करें छात्रों के लिए तो उनके लिए बहुत ही समय अच्छा है, क्योंकि मंगल स्वयं छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव जो है ये कंपटीशंस का होता है, छठा भाव नौकरी का होता है, छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है, और इसके स्वामी भाग्य के भाव में बैठे हैं। तो ये समय आपके लिए नौकरी प्राप्त करने के लिए, किसी भी कंपटीशन को बीट आउट करने के लिए, या स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय सेवा क्षेत्र में करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि भाग्य का सपोर्ट आपको इस समय मिल रहा है। गुरु और राहु यहाँ पर छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, और गुरु की दृष्टि भाग्य दशम पर पड़ेगी, और गुरु की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी, और गुरु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी। अब आप देखिए, गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जो जिस भाव पर दृष्टि डाल देते हैं उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं, उस भाव का विस्तार कर देते हैं, और उस भाव से सभी शुभ फल आपको प्राप्त होते हैं। दशम पर दृष्टि डाल रहे हैं, कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे। द्वादश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, कार्य क्षेत्र का विस्तार विदेश तक होगा। इस समय आपको विदेशों से धन की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि गुरु धन भाव के स्वामी भी हैं और धन भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। तो धन प्राप्ति की दृष्टि से और विदेश से संबंधित कार्यों की दृष्टि से आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि भाग्य का आपको पूरी तरह से साथ मिलेगा। मंगल और शुक्र उच्च शिक्षा के भाव में बैठे हुए हैं, तो छात्रों के लिए चूंकि पंचम के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, और मंगल भाग्य भाव में हैं जो कि गुरु के मित्र हैं, ऐसे में उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा, और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने का भी अवसर आपको प्राप्त होगा। अब यहाँ पर मंगल के साथ शुक्र का भी गोचर है, और शुक्र जो हैं वो सप्तम भाव के स्वामी हैं। जब भी सप्तम भाव का स्वामी कोई शुभ ग्रह बनता है, या सप्तम भाव में किसी शुभ ग्रह का गोचर है, उस समय विवाह के प्रबल योग बनते हैं। आप देखिएगा जून के महीने में आपके लिए अभी तक बहुत से रिश्ते आए, कोई रिश्ते फाइनलाइज नहीं हो पा रहे थे, तय नहीं हो पा रहे थे, कोई ना कोई कमी निकल आती थी। लेकिन अब क्या होगा, सप्तम में बुध का गोचर है, और शुक्र भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं सप्तम के स्वामी होकर के। ऐसी स्थिति में विवाह का जो भी रिश्ता आएगा अब वो फाइनलाइज हो जाएगा, और आपके विवाह का प्रबल योग बन जाएगा इस गोचर काल में। जहाँ तक दाम्पत्य सुखों की बात है, तो 15 जून तक थोड़ा बहुत तनाव की स्थिति बन सकती है, किसी बात पर मनमुटाव हो सकता है, लेकिन जैसे ही सूर्य अष्टम में आ जाएंगे ये आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी।
15 जून को सूर्य का गोचर अष्टम में होगा और सूर्य का अष्टम में गोचर करना ये कई मायनों से बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अष्टम पर जब सूर्य गोचर करेंगे तो सूर्य पर अष्टम का प्रभाव तो नहीं पड़ता है, लेकिन अष्टम भाव की जो चीज़ें हैं वो सूर्य के गोचर से प्रभावित होंगी। अब चूंकि सूर्य दशम के स्वामी हैं, कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं और अष्टम में जा रहे हैं। अब अष्टम भाव क्या कहता है? अष्टम भाव है डीप रिसर्च का। तो ये समय आपके लिए अपने कार्य क्षेत्र को अच्छे से समझने का है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में आपको गहराई से मंथन करने की आवश्यकता है कि आखिर उस कार्य में कहाँ पर कमी है, क्यों जो है उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। और यही कार्य शनि भी कर रहे हैं। शनि 17 जून से वक्री होंगे, सूर्य 15 जून को अष्टम में आ जाएंगे। दोनों ही ग्रह एक ही चीज़ की ओर इंडिकेट कर रहे हैं कि आप जो कार्य कर रहे हैं उस पर मंथन कीजिए, उसको आप ये सोचिए, ये देखिए कि क्या कमी रह गई है। शनि जब भी वक्री होते हैं, शनि वैसे ही स्लो हैं, बहुत धीमी गति से गतिमान होते हैं, वक्री होने पर और भी अधिक गति स्लो हो जाती है। तो ये जो समय होता है 4 नवंबर तक का जो समय है शनि के वक्री रहने का, ये किसी भी नए कार्य के लिए बेहतर नहीं है, किसी भी परिवर्तन के लिए बेहतर नहीं है। ये एक समय वो है जब आप रिव्यू करें, जब आप समीक्षा करें अपने कार्यों की कि आपको कार्यों में सफलता क्यों नहीं मिल रही है, क्या कर सकते हैं अपने कार्य व्यवसाय को आप आगे बढ़ाने के लिए। जो कार्य कर रहे हैं उसी पर रहिए। हालांकि सूर्य 1 माह के लिए अष्टम में रहेंगे और अष्टम भाव परिवर्तन का होता है, तो आपके मन में परिवर्तन की एक तीव्र इच्छा जागृत होगी कि जो कर रहे हैं उसे आप बदल दें। नौकरी कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, कार्य का वर्कलोड ज़्यादा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चलो कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर देते हैं। व्यापार आप कर रहे हैं, उस कोई एक व्यापार, उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपके मन में ये लगातार ये बात आएगी, इसे चेंज करते हैं, कोई दूसरा व्यापार शुरू करते हैं। लेकिन ये कार्य आपको नहीं करना है, क्योंकि कर्म के कारक हैं शनि, और कर्म का कारक जब वक्री हो जाता है तो कार्य क्षेत्र में किसी तरह का परिवर्तन उचित नहीं होता है। सूर्य यहाँ पर जब गोचर करेंगे तो आपकी रुचि धर्म अध्यात्म की ओर भी बढ़ेगी, और केतु भी यही कार्य कर रहे हैं। केतु 12वें भाव में जब गोचर करते हैं, केतु धर्म अध्यात्म और मोक्ष के कारक होते हैं और 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अच्छा, वृश्चिक राशि के जातकों पर शनि की ढैया भी गतिमान है। ऐसे में अगर आप 12वें भाव को एक्टिवेट कर देंगे तो आप पर ढैया का प्रभाव बहुत कम रह जाएगा। अब 12वां भाव क्या कहता है? आप धर्म अध्यात्म से जुड़िए, ईश्वर में आस्था को बढ़ाइए, और 12वां भाव दान पुण्य चैरिटी को शो करता है। गरीबों की मदद कीजिए, दान पुण्य करिए, कहीं वृद्धाश्रम में चले जाइए। अगर आपके पास धन उतना नहीं है कि आप दान पुण्य ज़्यादा कर सकें, कोई बात नहीं, आप किसी वृद्धाश्रम में जाइए, अपना समय दीजिए, समय का दान कीजिए, कुछ समय उनके पास बैठिए। किसी आप अनाथालय में चले जाइए, वहाँ उनके दुख दर्द पीड़ा को महसूस कीजिए। ये कार्य भी करेंगे तो शनि आपसे प्रसन्न रहेंगे और ढैया का कोई आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। शनि सूर्य दोनों ही दशम को प्रभावित कर रहे हैं। चेंज नहीं करना है, जो कार्य आप कर रहे हैं उसी कार्य को करते रहना है। और शुक्र भाग्य भाव में बैठे हैं, विदेश भाव के स्वामी हैं, तो इस समय आपको विदेश जाने का, विदेशों से हर तरह का लाभ प्राप्त करने का योग बनेगा। तो इस गोचर का आप पूरा लाभ उठाएं। जहाँ तक शनि की बात है, शनि चतुर्थ भाव में है, वक्री हो चुके हैं, हो जाएंगे 17 जून को। तो आप कोई निर्माण कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन निर्माण कार्य आपका बहुत मंद गति से होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए आप ग्रहों का उपाय भी कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ
उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान न करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है, तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर 5 पल्लों का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद
किसी योग्य ज्योतिषी से, और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव, और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य, ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।